हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। गाइस, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5, जिसमें हमने देखा था कि कंपनी कैसे शेयर्स अलॉट करती है इन एक्सचेंज ऑफ असेट। अगर कंपनी असेट परचेस कर रही है तो उसके एक्सचेंज में भी कंपनी इंस्टेड ऑफ कैश क्या पे करेगी, कंपनी शेयर कैपिटल या शेयर इशू करेगी किसको, अपोजिट कंपनी को। या और हमने देखा था शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 ऑन शेयर कैपिटल इटसेल्फ। क्या लिखा है, डी लिमिटेड इशूड 2000 shares of 100 each credited as fully paid to the promoters for their service। देखो क्या लिखा है कि कंपनी ने 2000 शेयर इशू किए, 2000 शेयर्स इशू किए किसको, प्रमोटर को। प्रमोटर कौन है, जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्रमोटर जो बाद में आगे कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं, या मे बी और मे नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, बट जिनके माइंड में आइडिया आता है, जो इनिशिएट करते हैं कि चलो अब कंपनी स्टार्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रमोटर। तो जो प्रमोटर है, उन्होंने कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइड की है, उसके लिए उनको इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश कंपनी ने क्या किया, 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच उनको क्या किया, इशू किया फॉर देयर सर्विसेज। एंड ये 2000 शेयर के साथ में कंपनी ने क्या किया, 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द अंडरराइटर्स फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विस। यानी इट इज नथिंग बट अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग सर्विस का नथिंग बट क्या है, अगर अंडरराइटिंग सर्विस यानी क्या, अंडरराइटर है, अंडरराइटर ने कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर इशू करने के लिए निकालती है। बट अगर कंपनी को ऐसे लगता है कि शायद मेरे मार्केट में शेयर बिके नहीं या सेल नहीं होंगे, तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करेगी, ऐसे टाइम पे कंपनी करती है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। वेट, कहा गया, हाँ, कंपनी क्या कर रही है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, ठीक है। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में कंपनी क्या करती है, सपोज ये एक्स एक अंडरराइटर है, कौन है, अंडरराइटर। ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ये कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर रही है। सपोज कंपनी ने 1000 शेयर्स मार्केट में इशू किए। अब कंपनी को डर है कि पब्लिक पूरा सब्सक्राइब करेगी या नहीं करेगी जितना कंपनी ने इशू किया। ऐसे टाइम पे ये अंडरराइटर है, वो क्या करता है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है कि अगर आपने जितने शेयर मार्केट में इशू किए, उतने शेयर्स अगर मार्केट में सेल नहीं होंगे, तो जितना भी आपका अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है, मतलब सपोज ये 1000 शेयर्स में से 800 शेयर्स जो है वो मार्केट में परचेस कर लिए गए, पब्लिक ने ये सब्सक्राइब कर लिए शेयर्स। बट ये 200 जो शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे, ये मार्केट में इशू किए थे, बट ये मार्केट में परचेस, पब्लिक ने परचेस नहीं किए। ये शेयर्स मार्केट में पब्लिक ने परचेस नहीं किए, नॉट सब्सक्राइब्ड, और आई कैन राइट इट अनसब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड। तो कंपनी ने क्या किया, अंडरराइटर से एग्रीमेंट किया था कि जितना भी इशूड कैपिटल में से जो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल रहेगा, जो जनरल पब्लिक नहीं परचेस करेगी, वो शेयर कौन परचेस करेगा, वो अंडरराइटर्स परचेस करेंगे। कौन परचेस करेंगे, अंडरराइटर परचेस करेंगे। और वो परचेस करने के लिए पर शेयर उनको कमीशन दिया जाता है। पर शेयर क्या दिया जाता है, कमीशन। अंडरराइटर जो कंपनी ने
जनरल पब्लिक को शेयर इशू किया है और जो जनरल पब्लिक ने परचेस नहीं किया, ऐसा जो अनसब्सक्राइब कैपिटल होता है वो अनसब्सक्राइब कैपिटल को कौन परचेस करेगा? अंडरराइटर परचेस करेंगे और उसके बदले उनको कंपनी क्या करेगी? अंडरराइटिंग कमीशन देगी। कमीशन देगी, उस कमीशन को कहा जाता है अंडरराइटिंग कमीशन, जो कंपनी किसको देती है? अंडरराइटर्स को। ठीक है, यही पे लिखा था वो चीज कि कंपनी ने 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच किसको दिया? अंडरराइटर्स को दिए एज देयर अंडरराइटिंग सर्विसेज। मतलब कमीशन का जो अमाउंट था, अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो कंपनी ने कैश में पे नहीं किया। इंस्टेड ऑफ पेइंग इन कैश, कंपनी ने क्या किया? उनको शेयर्स इशू कर दिए। किसको इशू किए? अंडरराइटर्स को। जनरलाइज दिस ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन दिए। एक कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो प्रमोटर को शेयर इशू कर दिए उनके सर्विस के बदले में, उसे कहा जाएगा गुडविल। गुडविल क्रिएट करी कंपनी ने खुद की, क्योंकि प्रमोटर्स को पेमेंट कर रही है, इसका मतलब वो कंपनी का क्या कर रही है? कंपनी की रेपुटेशन बढ़ा रही है, कंपनी का गुडविल बढ़ा रही है, इसीलिए उसे गुडविल कहा जाएगा। अगर कंपनी प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रही है और अंडरराइटर्स को अगर उनकी सर्विस के बदले में अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उसे कहा जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन। कमीशन कैन बी पेड इन कैश, बाय चेक और थ्रू इशू ऑफ शेयर कैपिटल। चलो सॉल्व करेंगे। जैसा हमारा फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ, आई थिंक डी लिमिटेड है। यस, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, डेट दी नहीं है तो हम लिखेंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, मैं रूलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैंने आपको बताया कि रूलिंग कैसे करना है। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या है? अभी हमने देखा कि 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशू किए। किसको? प्रमोटर्स को इशू किया, और प्रमोटर को इशू कर रहे हैं, इसका मतलब गुडविल क्रिएट कर रही है कंपनी। कंपनी क्या कर रही है? खुद की गुडविल क्रिएट कर रही है। तो एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट। और देखो शेयर इशू कर रही है यानी कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। कंपनी ने जनरल पब्लिक को इशू किया था या प्रमोटर को इशू किया था, तो कंपनी जो गुडविल क्रिएट कर रही है वो काय के अगेंस्ट में क्रिएट कर रही है? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में, बाय इशू ऑफ शेयर। तो कंपनी गुडविल कैसे क्रिएट करेंगी? बाय इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कैश देती कंपनी प्रमोटर्स को तो शेयर कैपिटल की जगह क्या आता? कैश आता। बैंक से पेमेंट करती तो बैंक आता, पर कंपनी ने क्या किया? गुडविल को कैसे क्रिएट किया? बाय इशू ऑफ शेयर, इसीलिए क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना? बीइंग 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशू to promoters for their service। ठीक है, कितना हो रहा है? 20,000, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अब अंडरराइटिंग की एंट्री। अब देखो अंडरराइटिंग की एंट्री करने के लिए पहले आपको अंडरराइटिंग कमीशन को बताना पड़ेगा कि कंपनी अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग कमीशन दे रही है और फिर वो किस तरीके से दे रही है, पेमेंट का वे क्या है, कैश में दे रही है, बैंक में दे रही है या इशू ऑफ शेयर कैपिटल कर रही है, इशू ऑफ शेयर है, उस तरीके से आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। बट पहले आपको बताना पड़ेगा कि अंडरराइटर्स को उनके सर्विस के अगेंस्ट में जो पेमेंट हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा? अंडरराइटिंग कमीशन
कमीशन एंड अंडरराइटिंग कमीशन इज द एक्सपेंस फॉर द कंपनी, और हमको पता है एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, तो क्या होगा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है अंडरराइटर्स को अगेंस्ट देयर सर्विस टू, किसको, अंडरराइटर्स को। बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू ऑन शेयर्स, ठीक है। कितना पे किया, हमारा कैलकुलेटिव पार्ट 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, कितना हुआ 1 लाख 1 लाख, ठीक है। और अब ये अंडरराइटर्स को हम पेमेंट करेंगे, किसको पे करेंगे, अंडरराइटर्स को, और कैसे पे करेंगे, बाय इश्यू ऑफ शेयर। अंडरराइटिंग कमीशन कहा जाएगा P&L में, और पेमेंट किसको होगा, अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर्स ठीक है, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी है या प्रेफरेंस है कुछ दिया नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट शेयर कैपिटल लिख लिया। और क्या लिखेंगे, बीइंग 1000 शेयर्स of 100 each issued to underwriters for their service, कितना 1 लाख 1 लाख, पूछा नहीं है, बट ये जो अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री है ये क्या होगी, बताओ मुझे, एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ये एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन। कहाँ जाएगा ये अमाउंट, ये जाएगा P&L में, कितना 1 लाख 1 लाख, ये नॉट फॉर एग्जाम, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये अंडरराइटिंग कमीशन कहाँ पर जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए ये, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। इलिस्ट्रेशन नंबर 6, डन नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इलिस्ट्रेशन नंबर 7, देखो क्या लिखा है इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में। ऑन 1 मई 2014, डेट्स दी हुई है, ध्यान से लिखना है हमको, मे बी यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ सकता है। ऑन 1 मई 2014 सुपरमैन लिमिटेड इशू 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, देखो 5000 शेयर्स दिए, और कौन से शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेएबल एज फॉलोज, कैसे पे किया, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30,
फर्स्ट कॉल पे 20, जिसका लास्ट डेट फिक्स फॉर पेमेंट है 31 जुलाई। जब डिमांड किया उससे 31 जुलाई तक आपको फर्स्ट कॉल पे कर देना है, और फाइनल कॉल का लास्ट डेट दिया है 30 अगस्त और अमाउंट है 30 रुपीज। देखो दोनों का, चारों का अगर टोटल करो तो 100 आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड ऑन 15 मई। देखो कब किया, 1 मई को इशू किया। एप्लीकेशन कब आए, एप्लीकेशन आए हमको 15 मई 2014 को फॉर 6000 शेयर्स। इशू कितने किए, 5000 शेयर, और एप्लीकेशन आया 6000 शेयर्स का, यानी ये हो गए ओवर सब्सक्राइब्ड। इशू किए उससे ज्यादा अगर हमारे पास एप्लीकेशन आ रहा है तो उसे कहा जाएगा ओवर सब्सक्राइब्ड। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून। कंपनी के पास 15 मई तक एप्लीकेशन आए, कंपनी अलॉटमेंट कब कर रही है, 1 जून को अलॉटमेंट कर रही है। डेट बहुत ध्यान से देखो, एप्लीकेशन की डेट क्या है, एप्लीकेशन की डेट क्या है 15 मई, और अलॉटमेंट की क्या बोला 1 जून। ठीक है, 14 14 14 14। आगे देखो क्या लिखा है, 1 जून ना, राइट। एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर्स वेयर अलॉटेड इन फुल। अब ये जो 6000 शेयर्स थे, ये 6000 शेयर्स में से क्या किया, दो पार्ट कर दिए, 2500 2500 100। ठीक है, हो गए 6000। क्या बोला देखो, 2500 शेयर वेयर अलॉटेड इन फुल, इनको पूरा की पूरा अलॉटमेंट हो गया, फुल अलॉटमेंट कर दिया, फुल अलॉटमेंट कर दिया। Those for 3000 shares were allotted 2500 shares and application for 500 share were rejected। यानी क्या किया, ये जो 3000 शेयर्स और 500 शेयर, ये 500 शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। क्या किया, 500 शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया और पूरा की पूरा रिफंड दे दिया। बट ये जो 3000 शेयर्स थे, ये जो 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था, इसके अंदर क्या किया, प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा बेसिस पे क्या किया, 2500 शेयर्स अलॉट कर दिए। क्या किया, 3000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आए थे, यानी फर्स्ट 2500 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे उनको पूरा की पूरा अलॉटमेंट हो गया 1:1, जिसने 1 अप्लाई किया उसको 1 शेयर मिल गया। बट जो रिमेनिंग थे 3500, तो लास्ट के जो 500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया वो तो एज इट इज रिजेक्ट कर दिया, बट जो पीछे से जो बचे हुए 3000 शेयर्स थे उनको प्रो राटा बेसिस पे 2500 शेयर्स इशू कर दिए। 3000 शेयर्स अप्लाई करने वालों को क्या किया, 2500 शेयर्स इशू कर दिए। मतलब मुझे बताओ अगेन, कल हमने प्रो राटा बेसिस देखा था, तो 3000 अप्लाई करने वालों को 2500 शेयर अलॉट करने हैं, तो मुझे बताओ एक शेयर के बदले कितने मिल रहे हैं, 1.833 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। जिसने एक शेयर के लिए अप्लाई किया उसको मिलेंगे 0.33 शेयर्स। प्रो राटा अलॉटमेंट, मेरे पास अवेलेबल तो 2500 शेयर्स ही है, बट एप्लीकेशन कितना आया, 3000 शेयर्स के लिए आया, तो मैं क्या करूंगी, अलॉट तो 2500 शेयर्स ही करूंगी, बट मुझे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिलेगा वो एप्लीकेशन मनी को मैं एडजस्ट करूंगी, कहाँ, अलॉटमेंट में। तो अब देखो एप्लीकेशन में कितने पैसे मंगवाए, 20 रुपीज। अब देखो एक शेयर के लिए 20 रुपीज है,
एक शेयर के लिए 20 रुपीज है, तो 0.833 शेयर्स के लिए कितना? तो कैसे निकालेंगे? 20 इंटू 0.833 डिवाइडेड बाय 1, इट कम्स टू 16.67। ये है 16.67 आपको पे करना था, आपने पे किया कितना? 20। तो इसका जो डिफरेंस है कितना है? डिफरेंस -20 अगर मैं करूं तो डिफरेंस है 3.34 पर शेयर। पर शेयर जो मैंने ये एक्सेस अमाउंट पे किया है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स करूंगी मैं, तो ये जो अमाउंट आएगा ये जाएगा मेरा अलॉटमेंट में एज एन एडजस्टमेंट। कहा जाएगा? अलॉटमेंट में, एडजस्टमेंट में। ठीक है, हम इसकी जनरल एंट्रीज देखेंगे तब आपको और भी क्लैरिटी आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया है कि प्रो राटा अलॉटमेंट किसे कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जून। अलॉटमेंट कब रिसीव हुआ? बोला 15 जून को। अलॉटमेंट किया कब? 1 जून को, और लास्ट डेट क्या है उसकी? 15th ऑफ जून। कॉल्स वेयर ड्यूली मेड ऑन 1 जुलाई। फर्स्ट कॉल कब मेड किया? बोला 1 जुलाई को, एंड फाइनल कॉल 1 अगस्त को। एक काम करते यहाँ पे लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन हमको दिया है उन्होंने 15th ऑफ मई। एप्लीकेशन कब आए? 15th ऑफ मई को, फॉर 6000 शेयर। ठीक है, आगे अलॉटमेंट क्या बोला? मेड ऑन 1 जून, और लास्ट डेट क्या थी? 15th ऑफ जून। तो लिखेंगे अलॉटमेंट फ्रॉम, लास्ट डेट ही लिख लू डायरेक्ट, 15th ऑफ जून। फर्स्ट कॉल कब मेड किया? 1 जुलाई को, और फाइनल कॉल कब मेड किया? 1 अगस्त को, और लास्ट डेट यहाँ दी गई है 31 जुलाई एंड 30 अगस्त। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? फर्स्ट कॉल मेड किया 1 जुलाई को, जिसकी लास्ट डेट थी 31 जुलाई, और ये किया 1 अगस्त को, जिसकी लास्ट डेट थी 31 अगस्त। राइट, यही लिखा है। 30 अगस्त है, 31 नहीं है, 30 अगस्त। ठीक है, आगे देखो। One shareholder did not pay the first call money on 150 shares, which he paid with the final call together with interest at 5% per annum. हमने देखा है कि फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करता है कोई शेयर होल्डर, और उसको फाइनल कॉल के साथ में पे करता है, तो जिस दिन से अमाउंट ड्यू है तब से लेके जब तक के वो पेमेंट करता है तब तक का जो ड्यूरेशन है उस उतने टाइम के लिए उसको क्या करना होता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इसने क्या किया? फर्स्ट कॉल कब डिमांड किया था कंपनी ने? 1 जुलाई को। देखो, कॉल्स वेयर मेड ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को कॉल मेड किया था, बट उसने पे कब किया? विथ फाइनल कॉल टुगेदर विथ इंटरेस्ट, और फाइनल कॉल की लास्ट डेट क्या है? 30 अगस्त। हम समझेंगे कि उसने लास्ट डेट को पेमेंट किया, यानी जुलाई एंड अगस्त 2 महीने का उसने पेमेंट नहीं किया, यानी उसको इंटरेस्ट कितने महीने का देना पड़ेगा? 2 महीने का। जब उसने एक्चुअल में पेमेंट किया तब तक, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट, जब ड्यू हुआ था पेमेंट, कब ड्यू हुआ था? जब कंपनी ने कॉल किया था तभी ड्यू हो गया था, और उसने पेमेंट कब किया? फाइनल कॉल के टाइम पे किया। फाइनल कॉल पे किया तब उसने फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट किया, तो ये 2 महीने का उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन कॉल्स इन अरियर्स। Next, another shareholder holding 100 shares did not pay final call money till the end of accounting year
विच एंड्स ऑन 31st अक्टूबर। और सेकंड जो था, एक और शेयर होल्डर था जिसने क्या किया, फाइनल कॉल, जिसकी लास्ट डेट थी 30 अगस्त तक उसने पेमेंट नहीं किया। कब तक के, जब तक के अकाउंटिंग ईयर खत्म नहीं होता। और अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, ऑन 31st अक्टूबर। तो अगस्त तो गया, सितंबर एंड अक्टूबर 2 महीने का इंटरेस्ट उसको लगेगा। समझ में आया क्या? देखो यहां पर आपको, अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि कॉल कब मेड किया और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा है। आपके इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में दो अलग अलग अजम्पशन लिए हैं दोनों सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो दो टर्म्स दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, एक ये वाला 150 शेयर वाला और एक 100 शेयर वाला, दोनों के लिए अलग अलग अजम्पशंस लिए गए हैं, हम दोनों भी समझेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगेन इन द बुक्स ऑफ सुपरमैन लिमिटेड, अरे रिक्वायरमेंट तो पढ़ लो, क्या रिक्वायरमेंट है, शो कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। चलो पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ सुपरमैन लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। डेट्स दी गई है, डेट्स है हमारे पास, तो कॉलम बनेगा डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। सीक्वेंस से जाएंगे, सबसे पहली एंट्री काय की करेंगे हम, हमको बोला है कि एप्लीकेशन हमने रिसीव किए, कब रिसीव किए एप्लीकेशन, 15th मई को, 15th मई को हमारे पास एप्लीकेशन आए, और हमने अलॉटमेंट कब किया, 1 जून को। अब देखो इसके अंदर आपकी एक एंट्री हम कैसे करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करो, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पता है पहले एप्लीकेशन के टाइम पे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करते हैं और फिर ही हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन आया था 6000 शेयर, अरे यार डेट लिखने की रह गई, डेट क्या है, एप्लीकेशन आया हमको 15 तारीख को, 15th मई को, 15th मई को, 15th मई 2014 को क्या आया, एप्लीकेशन आया, कितना, बीइंग एप्लीकेशन फॉर 6000 shares were received। तो 6000 शेयर्स के कैसा कैलकुलेशन आएगा, एक मिनट रुको, 6000 शेयर्स इंटू 20 ऑन एप्लीकेशन, है ना, अमाउंट लिखी नहीं क्या हमने यहाँ पे, 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, अगेन फर्स्ट कॉल पर 20 है और फिर ये 30 है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 30 20 30, ओके राइट। तो 20 आया, तो कितना हुआ, 6000 इंटू 20, कैलसी लेके बैठना, छोटे छोटे कैलकुलेशन भी कैलसी पे करो, ओरली मत करो, गलती होती है। कितने हो गए, 1,20,000। उसमें क्लियर कट दिया कि कंपनी ने जो एक्सेस एप्लीकेशन आया था उसको रिफंड कर दिया, और हम ये अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि कंपनी ने सेम डे, और फर्स्ट, एक काम करो फर्स्ट को ले लो, 1 जून को कंपनी ने रिफंड कर दिया, 1 जून को कंपनी ने क्या किया,
कंपनी ने रिफंड कर दिए 500 शेयर्स, लिखा है, क्लियर कट दिया है, कंपनी रिजेक्टेड 500 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड। तो 500 शेयर्स पहले उसका रिफंड कर दो। रिफंड के लिए क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, 500 शेयर्स पे 20 के अकॉर्डिंग कितने हो रहे हैं, 10,000, राइट, 10,000। मैम आपको कैलकुलेशन नहीं आता? आता है, पर आपके जानकारी के लिए मैंने आपको बोला है कि ये आपको करना है। बीइंग एप्लीकेशन फॉर 500 shares were rejected and refunded। हमने क्या किया, जो एक्सेस एप्लीकेशन आया था 500 शेयर्स का, वो हमने रिफंड कर दिया। क्या किया, रिफंड कर दिया है, ठीक है। $1,20,000, $1,20,000। अब हमारे पास क्या है, 3,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है, मतलब 3,000 प्लस 2,500, यहाँ समझाने के लिए लिख रही हूँ। 2,500 को तो हमने 2,500 अलॉट कर दिए, बट ये 3,000 जो शेयर्स थे, इनके एप्लीकेशन के लिए हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया 2,500 शेयर्स का। यानी एक्सेस जो 500 शेयर्स के ऊपर हमको 20 रुपीज एज एन एप्लीकेशन मनी आया है, कितना, 10,000 रुपीज जो एक्सेस आए, ये हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। मैम फिर से बताओ, नहीं समझा? देखो ये यहाँ वर्किंग नोट लिख लो, वर्किंग नोट में कंपनी ने क्या किया, जो फर्स्ट 2,500 शेयर्स थे उनको 2,500 शेयर्स अलॉट कर दिए, बट अब जो नेक्स्ट जो 3,000 शेयर्स आए थे ना, उसमें से कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट तो 2,500 का ही किया, बट एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ, एप्लीकेशन मनी इंटू 20 कितना रिसीव हुआ आपको, 60,000, बट चाहिए कितना था, 50,000। तो ये जो एक्सेस है ना, 60 माइनस 50, 10,000 जो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट मनी एडजस्ट इन अलॉटमेंट मनी। कंपनी को तो 50,000 ही चाहिए थे, क्योंकि कंपनी 5,000 ही इशू कर अलॉट कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने इशू ही 5,000 शेयर्स किए थे। बट कंपनी ने क्या किया, जो एक्सेस 500 शेयर्स है ना कंपनी के पास में, ये जो 500 शेयर्स है, एक्सेस एप्लीकेशन आया, ये रिफंड ना करते हुए क्या किया, इसका जो एप्लीकेशन मनी आया, ये एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट किया है, ठीक है। तो ये एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होंगी, तो देखो, जर्नल एंट्री 3, तो ये 1 जून को ही होगी, ये एंट्री भी 1 जून को ही होगी। क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन को ड्यू हमने बैंक में रिसीव कर लिया, अब कैपिटल को ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल को, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी लिखा है क्या, एक मिनट रुको, हाँ इक्विटी शेयर्स है, तो लिखो इक्विटी शेयर्स
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो एप्लीकेशन कितना, मैम क्रेडिट हुआ था 1,20,000 से, डेबिट हो गया 10 लाख, क्रेडिट हुआ था 1,20,000 से और डेबिट हुआ 10,000 से, तो कितना बचा? अब अकाउंट के थ्रू समझाओ क्या? शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था 1,20,000 से, डेबिट हुआ 10,000 से, तो बैलेंस कितना बचा? 1,10,000। समझा क्या? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितने जाएंगे? 1,20,000। क्रेडिट क्या क्या होगा? अब देखो शेयर एप्लीकेशन कितने का चाहिए मुझे? सिर्फ 5,000 शेयर का, क्योंकि शेयर कैपिटल को मैं उतना ही ट्रांसफर कर सकती हूँ जितने शेयर्स मैंने इशू किए थे। तो मैंने कितने शेयर इशू किए मैम? 5,000 शेयर्स। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? ओनली 5,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज के हिसाब से, तो कितना आएगा? 1 लाख। टू अब जो बचा हुआ अमाउंट है, अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। कहा जाएगा? शेयर अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 10,000। समझ में आया क्या बच्चों? क्या है यहाँ पर? कंपनी ने जितना इशू किया उतना ही वो अमाउंट एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करेगी, बट जो एक्सेस अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया, जो उन्होंने वापस जनरल पब्लिक को क्या नहीं किया? रिफंड नहीं किया। ऐसा जो भी अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है वो कंपनी क्या कर रही है? अलॉटमेंट मनी के साथ उसको एडजस्ट कर रही है। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग excess application money, excess application money received adjusted against share allotment। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, 10,000। अब आगे देखो, अब हमको शेयर को अलॉट करना है। डेट्स ठीक से लिखी है आपने, आई होप। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिया है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 जून। अब कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया है। कब किया? 1 जून को। अब हमको रिमेनिंग शेयर पे अलॉटमेंट की एंट्री करना है। चलो करेंगे, करो करो अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट को हमको पता है कि अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे और फिर बैंक की एंट्री पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 5,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज के हिसाब से हमने ये शेयर अलॉटमेंट अमाउंट कैपिटल को अभी तक ट्रांसफर नहीं की है। ठीक है, ये सिर्फ शेयर अलॉटमेंट में लिखा है हमने कि हमको जितना मिला हम एडजस्ट करेंगे, बट अभी तक शेयर कैपिटल को ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो कितना अमाउंट होगा ये? 1,50,000। एक मिनट, 5,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज।
कितने होंगे? 1,50,000, 1,50,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हमारी एंट्री होगी बैंक की। तो बैंक में कितने आएंगे? अब बैंक में कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें आएंगे सिर्फ 1,40,000। 1,40,000 क्यों आएंगे? क्योंकि हमने 10,000 ऑलरेडी एडजस्ट कर लिए हैं। देखो यहाँ पर 10,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है। कैपिटल को तो पूरा 1,50,000 ही ट्रांसफर करना है, बट बैंक में कितने आएंगे? सिर्फ 1,40,000, क्योंकि आपने ऑलरेडी बैंक में 10,000, यहाँ पर ये 10,000 आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिए है ना। ये बैंक में देखो, आपने 6,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लिया था, तभी आपने जो 10,000 एक्सेस जो 10,000 है ये वाले, ये आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिए। इसीलिए अब बैंक में कितने आएंगे? सिर्फ 1,40,000 ऑन सेम डेट। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल कब मेड किया? हो गया। कॉल्स वेयर ड्यूली मेड ऑन 1 जुलाई एंड 1 अगस्त रिस्पेक्टिवली। तो 1 जुलाई को हमने क्या किया? फर्स्ट कॉल मेड किया। चलो 1 जुलाई, 1 जुलाई को कंपनी ने क्या किया? कॉल मेड किया। चलो पहले सबसे पहले ड्यू की एंट्री, यहाँ पर नरेशन लिखने का रह गया। नरेशन लिखो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। नरेशन लिख लो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और नेक्स्ट इसका लिख लो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया? 1 जुलाई को कंपनी ने फर्स्ट कॉल मेड किया। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000 शेयर्स, यहां लिखेंगे 5,000 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से। 30 है ना, देख लो। नहीं, फर्स्ट कॉल क्या है? 20 रुपीज। 5,000 शेयर पे 20 रुपीज कितने हो रहे हैं मैम? 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख। क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बीइंग, अरे क्या हो गया इसको? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 shares of 20 each। ठीक है। आगे अब क्या लिखा है देखो, अब लिखा है एक शेयर होल्डर के बारे में। फाइनल कॉल की एंट्री बाद में देखेंगे कि फाइनल कॉल कब ड्यू हुआ, और उसकी एंट्री बाद में देखेंगे। फर्स्टली देखो, 1 शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 150 शेयर्स। 150 शेयर्स के ऊपर एक शेयर होल्डर ने क्या नहीं किया? फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, जो उसने फाइनल कॉल के साथ में पे किया। पे टुगेदर विथ फाइनल कॉल।
एट विद द इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। तो बैंक में जब पैसे रिसीव होंगे तो मुझे बताओ 150 शेयर पे होंगे क्या रिसीव? नहीं होंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? कब करेंगे हम ये एंट्री? हम करेंगे ये एंट्री बैंक अकाउंट रिसीव। ऐसा समझो कि हमने ये एंट्री फ्रॉम सेम डे कर ली। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने शेयर्स पे मिलेगा? 5000 शेयर्स माइनस 150 शेयर्स, जिसके ऊपर हमको क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिला, इनटू 20। और आई कैन राइट विद डिफरेंट पेन। 5000 शेयर्स के ऊपर आने चाहिए थे, उसमें से 150 के ऊपर एक शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। कितना पे नहीं किया? 20 रुपीज। तो कितना आएगा? 5000 माइनस 150 इंटू 20, इट कम्स टू 1,50,000 माइनस 150 इंटू 20, इट कम्स टू 97,000। ठीक है, मैं एक बार रीचेक करती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 97,000, 97,000 being amount of call money received। इधर रिसीव्ड। और अब करेंगे कॉल्स इन अरियर्स। जो ये 150 शेयर है जिसके ऊपर हमको शेयर अमाउंट नहीं मिली है, जिसके ऊपर हमको क्या नहीं मिला? पैसे नहीं मिले। एक शेयर होल्डर है जिसने पेमेंट नहीं किया, तो कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री करेंगे। क्या होगी कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री? हम कब तक के वेट करेंगे? उसका ड्यू डेट तक। ड्यू डेट कब है? 30 अगस्त लिखी है, देखो। फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट 31 जुलाई ड्यू डेट थी। यहां तक हमने वेट किया पर उसने पेमेंट नहीं किया, तो अब हमने क्या किया? 1 अगस्त के दिन कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री कर दी। तो कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री क्या होगी? 1 अगस्त को एंट्री करेंगे। 1 अगस्त को क्यों करेंगे? हमने ड्यू डेट तक वेट किया, 31 जुलाई तक वेट किया कि वो पेमेंट करता है क्या, बट उसने पेमेंट नहीं किया। तो अब हम उसकी एंट्री करेंगे 1 अगस्त को। क्या करेंगे? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना है कॉल्स इन अरियर्स? 150 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज। कितने हो गए? 30, मतलब 3000। और देखो अगेन, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ था? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख से हुआ था और क्रेडिट हुआ था 97,000 से, यानी 3000 अभी भी बचा है। सेट ऑफ के लिए 3000 अभी भी बचे हैं, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being amount of first call of नहीं for first call for 150 shares of 20 each is not paid और is in arrears, ऐसा लिखो, और is in arrears। ठीक है, समझ में आया? अब फाइनल कॉल के साथ में ये पेमेंट किया था। और कुछ फर्स्ट कॉल की एंट्री लिखा है क्या? फर्स्ट कॉल के बारे में और कुछ है क्या? नहीं लिखा है कि ये शेयर होल्डर ने टुगेदर विद इंटरेस्ट फाइनल कॉल के साथ में ये अमाउंट भी पे कर दिया। और सेकंड शेयर होल्डर जो है इसने भी फाइनल कॉल पे नहीं किया। यानी अब सारी एंट्रीज कहाँ आकर अटकी है? फाइनल कॉल पर। तो चलो फाइनल कॉल पर।
फाइनल कॉल का कब ड्यू कब करेंगे हम? चलो फाइनल कॉल की एंट्री कब करेंगे? तो फाइनल कॉल कब मेड किया हमने? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को करो ड्यू की एंट्री। 1 अगस्त 2014 को क्या करेंगे? फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे। क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 5000 शेयर्स के ऊपर 30 पर शेयर के हिसाब से कितना हो रहा है? 1,50,000 लिखेंगे। 1,50,000 1,50,000 बीइंग, लिखो नरेशन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, अब पेमेंट की बारी। अब एक शेयर होल्डर है जिसने फाइनल कॉल मनी नहीं पे किया 100 शेयर्स के लिए, और एक शेयर होल्डर है जिसने फाइनल कॉल 100 शेयर्स के ऊपर पे नहीं किया, और ये जो रिमेनिंग वाला था इसने क्या किया? फर्स्ट शेयर होल्डर जिसके 150 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया था वो भी पे कर दिया उसने। किसके साथ? फाइनल कॉल के साथ। यानी बैंक में जब पैसा आया, बैंक में कितने आने चाहिए थे? 5000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 आने चाहिए थे। किसके? फाइनल कॉल के। तो एक शेयर होल्डर ये जो है जिसने 100 शेयर्स पे नहीं किए, इस 100 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल पे नहीं किया, यानी कॉल्स इन अरियर्स। कितना? 100 शेयर्स के ऊपर 30 के हिसाब से उसने 3000 पे नहीं किए। और एक शेयर होल्डर्स जो 150 शेयर्स होल्ड करके रखा था, जिसका फर्स्ट कॉल भी बाकी था, कितना? 20 रुपीज का, ये उसने पे कर दिया। कितने हो रहे? 150 इंटू 20, ये हो रहा है 3000। यानी बैंक के पास पैसा कितना आया? बैंक के पास आए 1,50,000। पर एंट्री कैसी होगी? एंट्री ऐसी होगी कि कॉल्स इन अरियर्स, ये कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री अलग होंगी कि फाइनल कॉल के ऊपर 100 शेयर जिसने होल्ड किए थे ऐसे शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, बट ऐसा शेयर होल्डर जिसने फर्स्ट कॉल के ऊपर पेमेंट नहीं किया था उसने भी फाइनल कॉल के ऊपर पेमेंट कर दिया जो उसने फर्स्ट कॉल पर नहीं किया था, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम देखेंगे। पहले आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक में 1.5 लाख कैसे आए। चलो एंट्री करेंगे बैंक में। बैंक में एंट्री करो। कब करेंगे बैंक में एंट्री? हम करेंगे सेम डेट पे। ठीक है, सेम डेट एंट्री करो, और आई कैन राइट इट ऑन 30th अगस्त। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो बैंक में कितने आए? 1,50,000 तो आए, बट शेयर फाइनल कॉल के कितने आए? शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल के अंदर क्या बोला उसने? क्या नहीं पे किया था? कितने शेयर्स के ऊपर? 5000 में से 100 शेयर्स के ऊपर पेमेंट नहीं किया। कितना? 30 रुपीज। तो शेयर फाइनल कॉल के कितने आए? 5000 माइनस 100 इंटू 30, कितने आए? 1,47,000। और शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर जो 150 पेमेंट नहीं किया था उसने, कितना? 20 रुपीज का, ये फर्स्ट कॉल का पेमेंट आ गया।
समझ में आया? ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड। अब हम करेंगे इंटरेस्ट की एंट्री। ठीक है, ये समझ में आया क्या? बैंक में 1.5 लाख कैसे आए? 1,47,000 फर्स्ट कॉल क्या आए, सॉरी फाइनल कॉल क्या है, क्योंकि उसके ऊपर एक शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर होल्ड करके रखे थे उसने पेमेंट नहीं किया, तो वो हमने माइनस कर दिए। और फाइनल कॉल के साथ में एक शेयर होल्डर जिसने प्रीवियस इसमें जिसका ये कॉल्स इन अरियर्स था, ये वाले ने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया, तो उसकी एंट्री आ गई यहाँ। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हम करेंगे कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री। कई की एंट्री करनी है हमको? कॉल्स इन अरियर्स की। तो देखो पहले हम करेंगे 30 अगस्त को कॉल्स इन अरियर्स। पहले वर्किंग नोट बता देती हूँ मैं आपको। ये वर्किंग नोट 1। अब वर्किंग नोट नंबर 2 देखो। अब कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स में पहले हम निकालते हैं फर्स्ट कॉल की और यहां पर निकालेंगे फाइनल कॉल की। अब देखो फर्स्ट कॉल ड्यू कब हुआ था? ड्यू डेट क्या थी इसकी? 1 जुलाई। और फाइनल कॉल की ड्यू डेट क्या थी? 1 अगस्त। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल के ऊपर डिमांड कितनी थी? अमाउंट ड्यू, एक मिनट ऐसा लिखूंगी मैं, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। कितनी अमाउंट ड्यू थी जो पे नहीं की? मैम 150 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज। 3000 ड्यू हो गए थे जो एक शेयर होल्डर ने पे नहीं किए, और फाइनल कॉल के ऊपर 100 शेयर्स जिसके ऊपर 30 रुपीज पे करने थे, ऐसे 3000 पे नहीं किए। ठीक है, समझ में आ गया अमाउंट ड्यू। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, और पेमेंट मेड, ऐसा करेंगे पेमेंट मेड। हमको लिखा था कि फर्स्ट कॉल वाले ने क्या किया? उसने पेमेंट किया फाइनल कॉल के साथ में, तो हम अज्यूम करेंगे कि उसने किया 30 अगस्त को पेमेंट, और फाइनल कॉल वाले ने पेमेंट किया, लिखा है कि 30 अक्टूबर तक उसने पेमेंट नहीं किया। ये देखो यहां लिखा है, टिल, देखो पढ़ो क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ क्या लिखा है देखो। Another shareholder holding 100 share did not pay the final call money till the end of accounting year which ends on 31st October. 31st October तक उसने पेमेंट नहीं किया। कब तक नहीं किया? 31st October तक, 30th नहीं, 31st October। कब तक पेमेंट नहीं किया? 31st October। अब देखो कितना नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के। ड्यू कब हुआ? 1 जुलाई। पेमेंट कब किया उसने? 30 अगस्त को, यानी कितने दिनों बाद पेमेंट किया ड्यू होने के? 2 महीने बाद। 1 जुलाई से 30 अगस्त, जुलाई एंड अगस्त, जुलाई पूरा अगस्त पूरा, 2 मंथ्स। करो इंटरेस्ट कैलकुलेट। इंटरेस्ट कितना आएगा? 3000 के ऊपर 5% से
2 महीने का कितना आ रहा है 3000 इंटू 5% इंटू 2/12 इट कम्स टू 25 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। अब फाइनल कॉल के केस में क्या किया, देखो फर्स्ट कॉल के केस में तो आपने 1 जुलाई से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, बट फाइनल कॉल के केस में आपने क्या किया 30 अगस्त जो लास्ट डेट थी तब तक के आपने वेट किया। 30 अगस्त तक आपने वेट किया कि आप जो शेयर होल्डर है वो पे कर देगा, फाइनल कॉल मनी वो पे कर देगा, बट 30 अगस्त तक भी उसने पेमेंट नहीं किया। तो फ्रॉम 30 अगस्त हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 31 अक्टूबर तक, यानी सितंबर एंड अक्टूबर कितना 2 मंथ्स। लास्ट डेट कब थी 30 अगस्त, 30 अगस्त तक हमको वेट करना है फाइनल कॉल के लिए, और जब उसने पेमेंट नहीं किया कब लास्ट डेट तक, उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। करो सेम 3000 के ऊपर 5% से 2 महीने का कितना आएगा 25, ये दोनों सेम है, अमाउंट विल बी द सेम बट कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, कंपलसरी आना चाहिए कि मैम यहाँ पर आपने जब कैलकुलेट किया तब आपने ड्यू डेट से इंटरेस्ट लिया 1 जुलाई से 30 अगस्त तक लिया, ये अजम्पशन के साथ कि उसने लास्ट डेट तक पेमेंट कर दिया होगा। तो देखो फाइनल कॉल के लिए भी मैंने लास्ट डेट तक ही वेट किया, यहाँ पर भी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 30 अगस्त तक वो पेमेंट कर देगा, ठीक है, यहाँ पर भी मैं 30 अगस्त तक वेट कर रही हूँ। अगर आप ऐसा लोगे कि उसने 1 अगस्त से ही आप ड्यू डेट मान रहे हो, तो देखो आज तो मेड कर दिया, हमको लास्ट डेट ऑलरेडी दी है, 30 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हो, तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे 1 अगस्त से। और रही बात फर्स्ट कॉल की, तो 1 जुलाई से इसलिए किया क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल मेड ही नहीं किया था, पेमेंट ही नहीं किया था, इसीलिए हमने देखो यहाँ पर भी 30 अगस्त का लिया है पेमेंट। मैं चाहती तो यहाँ पर या हम यहाँ पर 1 अगस्त भी ले सकते थे, हमको स्पेसिफिक डेट नहीं दी है कि पेमेंट कब हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन के अंदर और यू कैन टेक इट फ्रॉम 1 अगस्त, ये आपके इंस्टीट्यूट का आंसर है। वेट एज पर CMA, ठीक है, और हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा 1 अगस्त से, तो ये यहाँ पर 2 मंथ की जगह आएंगे 3 मंथ्स। देखो ड्यू डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और ड्यू डेट है हमारी 1 अगस्त, जैसे हमने फर्स्ट इसमें निकाला यहाँ पर, वैसे ही 3000 इंटू 5% इंटू 3/12, 3000 into 5% into 3/12 comes to 37.5, ये आंसर आना चाहिए। बट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में उन्होंने क्या लिया है, उन्होंने 31 अगस्त तक वेट किया और उसके बाद 30 अक्टूबर तक अकाउंटिंग ईयर एंड होने तक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है फॉर 2 मंथ सितंबर एंड अक्टूबर, बट इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट। हमने इसके पहले भी देखा है, इसके प्रीवियस इलस्ट्रेशन में भी हमने देखा कि जिस दिन ड्यू हो जाता है उस दिन से एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी 37.5, बट इंस्टीट्यूट ने आपके ये दिया है, ठीक है। मेरा काम है आपको दोनों आंसर बताना, मैं इस आंसर के हिसाब से आपको जर्नल एंट्री बताऊंगी। आई होप आपने ये आपके वर्किंग नोट्स लिख लिए होंगे, हाउ आई कैलकुलेट इंटरेस्ट। चलो अब इंटरेस्ट की एंट्री कर देंगे। कॉल्स इन अरियर्स की हमारी एंट्रीज हो चुकी है, राइट। एक एंट्री बची है हमारी फाइनल कॉल के अंदर, कॉल्स इन अरियर की एंट्री बची है, फाइनल कॉल की कॉल्स इन अरियर की एंट्री बची है, तो लिखो कॉल्स इन अरियर की, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना
100 शेयर के ऊपर 30 के हिसाब से 3000 being final call on 100 shares of rupees 30 is not paid or is in arrear. ठीक है, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, पहला इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे हम फर्स्ट कॉल का, जो कब होगा 30 अगस्त को। 30 अगस्त को इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट की एंट्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, क्योंकि उसने इंटरेस्ट पे कर दिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, और यहां लिखूंगी मैं वर्किंग नोट। हमने निकाला है कितना? 25 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल पेड विथ फाइनल कॉल, और सिर्फ पेड ही लिखो, पेड। ठीक है, और अब हम करेंगे दूसरी एंट्री कब? 31 अक्टूबर 31 अरे यार, हाँ 31 अक्टूबर को अगेन दूसरी इंटरेस्ट की एंट्री जो फाइनल कॉल पे आएगी। अगेन शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन calls in arrears being interest due on final call paid, और ये भी लिखेंगे हम वर्किंग नोट, और इसका आंसर मैं हमारी वर्किंग नोट के हिसाब से लिखूंगी 37.5 इंस्टीट्यूट के हिसाब से लिखोगे तो आंसर विल बी 25। आई होप आपको जर्नल एंट्री सारी समझ में आ गई है। एक बार हम कैश अकाउंट देख लेते हैं इसका, उसके बाद आपको मैं लिखने के लिए टाइम, चलिए लिखिए। क्वेश्चन में लिखा था कैश अकाउंट बनाना है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कैश बुक। ठीक है, इसमें कॉलम बनाएंगे। वेट, इसमें रूलर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक ही करेंगे। ठीक है, यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एंट्रीज देखती जानी है और आपको कैश बुक में एंट्रीज करते जाना है। एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही करेंगे हम, जैसी एंट्रीज रहेंगी वैसा वैसा हम लिखते जाएंगे। ठीक है, बस मैं ये इससे ज्यादा नहीं करूंगी रूलिंग। फर्स्ट एंट्री देखो हमारी, जहां जहां कैश के अमाउंट आएंगी वैसे वैसे एंट्री करते जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना आया शेयर एप्लीकेशन? 1,20,000 बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कैश के इसमें यू कैन राइट अकॉर्डिंगली कैश बुक, यहां लिख दो बैंक कॉलम, क्योंकि सारा पैसा तो बैंक में ही आता है। ठीक है, तो बैंक कॉलम लिख लो। तो सबसे पहले आए, कब आया एप्लीकेशन हमारे पास? 15 मई को, शेयर एप्लीकेशन मनी, और यू कैन राइट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
कितना आया 1,20,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अब हमने रिफंड कर दिए थे 10,000 रुपीज बैंक को, तो अगेन एंट्री और सेम डेट को किया हमने रिफंड, यस 16, हमने सेम डेट को नहीं किया, रिफंड की एंट्री कब, 1 जून को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना रिफंड किया 10,000। बस जहां बैंक और कैश है वही एंट्री करते जाना है। आगे 2 एंट्रीज हो गई हमारी, जो एंट्री हो गई उसको टिक करते चलो। नेक्स्ट एंट्री, ये ड्यू की एंट्री थी, है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और ड्यू की एंट्री थी, इसका बैंक से कोई रिलेवेंस नहीं। बाद में फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री है। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव, 1 जून को अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ 1,40,000, जहां बैंक है वही एंट्रीज करना है। करो 1 जून बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के लिए, लिखो 1 जून शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 1,40,000, इतना ही रिसीव हुआ। नेक्स्ट अगेन फिर ड्यू की एंट्री फर्स्ट कॉल की नहीं आएगी, फिर 1 जुलाई को हमने रिसीव किया फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 97,000। करो चलो एंट्री ऑन 1 जुलाई 2014 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 97,000। ठीक है, आगे फिर कॉल्स इन अरियर्स, इसकी एंट्री बैंक अकाउंट में नहीं आएगी क्योंकि पैसे आए नहीं, सिर्फ बैंक जहां पर आएगा वही एंट्री आएगी। नेक्स्ट 1 अगस्त को फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री की हमने, उसकी एंट्री नहीं आएगी। 30 अगस्त को हम एंट्री करेंगे, आइदर क्या है 1 अगस्त सॉरी 30 अगस्त को अगेन बैंक अकाउंट में 2 एंट्रीज आएंगी, एक शेयर फाइनल कॉल 1,47,000 एंड शेयर फर्स्ट कॉल 3,000। ठीक है, चलो करो, या शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आएगा, यहां पर कॉल्स इन अरियर्स आएगा, प्लीज मेक करेक्ट, यहां आएगा शेयर कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर्स आएगा यहां पर, क्योंकि ये कॉल्स इन अरियर्स हमने रिसीव किया था, प्लीज करेक्ट इट। कॉल्स इन अरियर्स बैंक में ये 2 एंट्रीज जाएंगी 1,47,000 एंड 3,000 की। चलो लिखो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में डेट क्या आएगी 30 अगस्त, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना 1,47,000 एंड कॉल्स इन अरियर्स कितना 3,000 ऑन सेम डेट 30 अगस्त। और लास्ट में इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट सिर्फ यही शेयर होल्डर था जिसने पेमेंट किया, यहाँ लिखा था कि ये जो शेयर होल्डर है जिसके 25 रुपीज थे, इसने फाइनल कॉल के साथ में इंटरेस्ट पे किया, ये इंटरेस्ट पे हुआ ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा था कि ये टिल द डेट ऑफ क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर और लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर तक उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब अभी तक बैंक में ये पैसे नहीं आए हैं। तो बैंक में कौन सा इंटरेस्ट आया, सिर्फ ये 25 रुपीज, तो ये लिखेंगे हम, लिखो कब आए ये पैसे, ऑन कब लिखे हैं हमने 30 अगस्त इंटरेस्ट
क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन, क्या लिखा था हमने वही लिखना है, दूसरा कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कितना? 25। अब हो गई सारी एंट्रीज। चलो क्लोज करेंगे अकाउंट्स। करो टोटल कितना आ रहा है? 1,20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 97,000, 1,47,000 प्लस 3,000 प्लस 25। इट कम्स टू 5,07,025। 5,07,025। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 10,000, जो आएगा आपका 4,97,025 और इसको लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन अक्टूबर 31 अक्टूबर को इतना बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर बाय लिखना है, ठीक है, यहाँ 2 लिखना है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एंट्रीज के अंदर कहाँ पर बैंक है बस उसकी एंट्रीज करते जाना है। पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर मैं जर्नल एंट्रीज के लिए टाइम देती हूँ। चलो पहले ये लिख लो। इसमें कहीं पर भी कुछ भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। 4,97,025, ठीक है। या राइट। अगर नहीं हुआ वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लेना है। डन। ओके, अब जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लो पहले। ये वर्किंग नोट्स भी लिख लो। वर्किंग नोट लिखते चलो। ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखते चलो ताकि आपको बाद में समझ में आए कि अमाउंट कहाँ से आई है। मैंने अलग अलग पेन का इसीलिए यूज किया है ताकि आपको समझ में आए। डन।
जब मैं पढ़ाती हूँ, जब समझाती हूँ तब लिखना नहीं है। आपको कब लिखना है? जब मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूँ तभी। आपको तभी लिखना है जब मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे रही हूँ, अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आएगा, लिखने के चक्कर में समझ में नहीं आएगा। लिखने के लिए स्पेशल टाइम दिया जाता है, ठीक है? ये आपको ठीक से लिखना है, वर्किंग नोट। ओके, किसी को कोई डाउट हो डायरेक्टली व्हाट्सएप में ये वर्किंग नोट भी लिख लो। ओके, आज हमने और दो इलिस्ट्रेशंस देखे हैं। कल हम 4 फीचर ऑफ शेयर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इलिस्ट्रेशंस देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज सेशन। कोई भी डाउट है डायरेक्टली व्हाट्सएप में। ओके।